उत्तर प्रदेश की स्टेट लॉ कमीशन ने नए पॉपुलेशन बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही कमीशन उसे हतमी सूरत देने के बाद रियासती सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट के तहत 2 से ज्यादा बच्चों के वालिद को किसी भी सरकारी सब्सिडी या किसी भी फलाही स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसा शख्स किसी सरकारी नौकरी के लिए दरख्वास्त भी फराहम नहीं कर पाएगा। साथ ही नए मुसव्वदा ये भी कहा है कि ऐसे लोगों को बल्दियाती इंतखाबात में भी लड़ने पर पाबंदी रहेगी। वाज़ेह हो कि ड्राफ्ट के हवाले से स्टेट लॉ कमीशन ने 19 जुलाई तक अवाम से मशवरा भी मांगा है। आपको बता दें कि यूपी के स्टेट लॉ कमीशन ने नया पॉपुलेशन बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया है। अब उस ड्राफ्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि 2 से ज्यादा बच्चों के वालिद को किसी भी सरकारी सब्सिडी या कोई फलाही स्कीम हो तो उसको फायदा नहीं होगा। यानी कि 2 से ज्यादा जिनके बच्चे हो उनके वालिद को कोई सब्सिडी सरकारी नहीं मिलेगी, कोई फलाही स्कीम का फायदा भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसे शख्स जो है वो किसी सरकारी नौकरी के लिए भी दरख्वास्त नहीं दे पाएंगे। वहीं बल्दियाती इंतखाबात में भी लड़ने पर पाबंदी होगी। 19 जुलाई तक इस ड्राफ्ट को लेकर के अवाम से भी मशवरा मांगा गया है। लेकिन ये नए पॉपुलेशन बिल के मुताबिक अगर देखा जाए तो जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हो ऐसे वालिद को सरकारी जो कई तरह के फायदे हैं उनसे महरूम रखा जाएगा। सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये अभी वाज़ेह होना बाकी है कि उसका कोई डेट मुकर्रर किया गया है कि किस डेट के बाद से जो बच्चे पैदा हुए हों उनके वालिद का फिर उन पर ये लागू होगा, ये कानून, ये बिल लागू होगा। अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अगर बात करें कि 2 से ज्यादा बच्चों के वालिद को किसी सब्सिडी या फलाही स्कीम, तो बात करेंगे कि यूपी हुकूमत में भी फिर कई सारे ऐसे मिनिस्टर्स, कारकुनान या इस तरह के कई सारे लोग रहे होंगे। मजीद तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से। तारिक, नई बिल जो पॉपुलेशन बिल का ड्राफ्ट सामने आया है उसमें क्या कुछ कहा गया है? जो 2 बच्चों के से ज्यादा जिनके बच्चे हो उनके वालिद के हवाले से उनको कई सारी चीजों से महरूम रखा गया है इस बिल में। देखिए, ये इस पर बहुत दिनों से तबसरा किया जा रहा था, बहुत दिनों से फोर्स हो रहा था, चर्चा में था ये पूरा प्रोसेस जो है। और इसको लेकर हुकूमत जाहिर है कि बहुत संजीदा भी कभी कभी नजर आती है। हालांकि ये कई साल कबल भी इस मामले को बहुत संजीदगी से उठाया था, लेकिन फिर सियासी दबाव के तहत वो कहीं ना कहीं दबा दिया गया था। लेकिन देखिए, मसला यही है कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको लेकर हुकूमत का मानना यह है कि तमाम तर मसाइल जो है वो पॉपुलेशन की वजह से हैं। इसलिए 2 बच्चों से ज्यादा जिन वालिदैन के पास रहेंगे उनको वो तमाम तर फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी जो उन लोगों को दी जाएंगी जिनके 2 बच्चे होंगे। तो देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं बेहतरी के राह में नजर आता है। लेकिन इस पर हमेशा तनकीद होती रही है और इस पर बाकायदा बहस की जरूरत है अभी। इसलिए उन्होंने टाइम दिया है और ये कहा है कि बाकायदा तौर पर इस पर अवामी इजहार भी चाहते हैं वो, और जो बहुत एक्सपर्ट्स हैं उनका इजहार भी चाहते हैं। तो उसी के बाद फाइनल इसको कुछ शक्ल दी जाएगी। लेकिन फिलवक्त का जो मंजरनामा है वो यही है कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ड्राफ्ट तैयार किया है और अगर ये इस पर मुस्बत राय कायम होती है मुख्तलिफ शोबों से, बिलखुसूस अवाम की जानिब से, तो फिर मुनज़्ज़ा ये शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और देखिए, वो सरकारी नौकरियों की बात हो या दूसरी मराहत की बात हो, कहा यही जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि जिन लोगों के पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे ना तो उन्हें सरकारी नौकरियां मिलेगी, ना वो इलेक्शन में खड़े हो सकेंगे, ना उन्हें वो तमाम तर बेसिक सहूलियात दी जाएंगी जो 2 बच्चे रखने वाले वालिदैन को मिल पाएंगी। तो बड़ा कदम है और बड़ी पहल है। देखना यह है कि किस अंदाज से इस पर अब रद्द-ए-अमल सामने आता है, क्या कुछ फाइनल शक्ल इख्तियार की जाती है। उसी के बाद ये कहना बेहतर होगा कि हाँ ये किस नौयत का है या किस हद तक लोगों के हक में या नुकसानदेह है। तारिक, लेकिन ये किस तरह से लागू होगा? क्या एक पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग, इस डेट के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं उस हिसाब से, या फिर हर जनरेशन पर इसको लागू किया जाएगा? नहीं, जाहिर है कि देखिए, ये जिस वक्त ये इसको बाकायदा तौर पर निफाज होगा तो पहले के जो मंजरनामे होते हैं वो तो बहुत ज्यादा नजर में नहीं रखते हैं। तमाम इतना जरूर होगा जब से ये लागू किया जाएगा, अभी इस पर बहस की जरूरत है। और बुनियादी बात यही है कि देखिए, ड्राफ्ट तैयार होना, फिर उस पर जो बहस मुबाहिसे होती है तो उसमें कुछ चीजें कम की जाती हैं, कुछ शामिल की जाती हैं।
जी। तो इसमें देखा यही जाएगा कि किस अंदाज से इसको पेश किया जाना है, क्या कुछ इसमें तरमीमात अभी होनी है, क्या कुछ कमियां देखी जाएंगी, क्या कुछ इजाफे की गुंजाइश है। तो देखिए, इस पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी, पूरा जो इक्तिसादी निज़ाम है वो समझा जाएगा, जो तालीमी निज़ाम है वो सब, मतलब मुख्तलिफ हवालों से इस पर चर्चा होनी है, मुख्तलिफ हवालों से बहस होनी है, एक्सपर्ट्स की राय आनी है, अवामी नजरियात सामने आने हैं, सियासी नजरियात सामने आने हैं। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या हतमी शक्ल दी जाए और क्या कुछ पेशकश इस बात में की जाए। मुनज़्ज़र तारिक, 2 चाइल्ड पॉलिसी अगर अपनाई जाती है, ऐसे में हमने कुछ ऐसी जगहें भी देखी हैं जहां पर 1 चाइल्ड पॉलिसी हो या इस तरह की कोई पॉलिसी हो, तो आगे चल के कई सालों के बाद जो है उसका नतीजा कहीं ना कहीं बुरा भी सामने आया है। देखिए, जब कोई काम किया जाता है, कदम उठाया जाता है, तो अगर वो नेक नियति से उठाया जा रहा है, उसके पीछे कोई सियासी अगराद और मकासद नहीं है, तो उसके रिजल्ट, उसके नतीजे अच्छे निकलते हैं। लेकिन अगर कोई कदम ऐसा उठाया जा रहा है कि किसी पार्टिकुलर तबके को नजर में रखते हुए उठाया जा रहा हो, किसी मजहब को नजर में रखते हुए उठाया जा रहा हो, या किसी एक मखसूस तबके या फिरके के लिए उठाया जा रहा हो, तो उसके नतीजे कहीं ना कहीं नुकसानदेह तमाम लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि ये जमहूरियत है। और जमहूरियत में जब कोई कदम उठाते हैं आप, तो वो जमहूर की वेलफेयर के लिए होना चाहिए, अवाम की वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि किसी मखसूस तबके के लिए या किसी खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तारिक, ये बताएं कि एक्सपर्ट्स का इस पर कोई राय कि क्या इस पॉलिसी से अगर निफाज हो जाता है तो जो जेंडर रेशियो है उसमें भी तब्दीली आ सकती है? देखिए, एक्सपर्ट्स की राय मांगी गई है, 19 तारीख तक आवाम की राय भी मांगी गई है। तो जब तक इसमें कोई बिलखुसूस मंजरनामा सामने ना आ जाए, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इस पर बाकायदा बहस होनी है। एक्सपर्ट अपने अपने तौर पर तजिया करेंगे, मुख्तलिफ मैदानों के एक्सपर्ट, चाहे वो पॉपुलेशन से मुताल्लिक हो, इकोनॉमी से मुताल्लिक हो, एजुकेशन से मुताल्लिक हो, दूसरे और तमाम कई पहलू ऐसे होते हैं जिनको बहुत संजीदगी से गौर व किया जाता है जिन पर। देखिए, जब तक एक्सपर्ट्स की राय बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पर या बयान की शक्ल में सामने ना जाए, तब तक कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। ताहम इतना जरूर है कि इस पर बहुत दिनों से गौर व खौस हो रहा था और बाकायदा तौर पर इसको अमली जामा पहनाने की सब तैयारी की जा रही है। तो एक बड़ा कदम है और देखना यही है कि क्या कुछ मंजरनामा लेकर सामने आता है, अवामी रद्द-ए-अमल क्या आता है और एक्सपर्ट्स का, बिलखुसूस सियासी जमातों का, और जो वो लोग हैं जो तारिक, नए यूपी पॉपुलेशन का बिल का जो ड्राफ्ट आया है उस पर अवामी हलकों में खासतौर से क्या रिएक्शन, कैसा रिएक्शन सामने आता है, वो देखने वाली बात होगी। तारिक कमर, बेहद शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग का अमल खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और आज ही नताइज का ऐलान होगा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 1778 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जिसमें 68 के पर्चे मुस्तरद किए जा चुके हैं, जबकि 187 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। रियासत में ब्लॉक प्रमुख की कुल 825 सीटें हैं, लेकिन वोटिंग सिर्फ 474 सीटों के लिए होगी, क्योंकि 349 ब्लॉक प्रमुख बिला मुकाबला चुने जा चुके हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी के 335 उम्मीदवार ब्लॉक प्रमुख मुंतखब हो चुके हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के मगरकोट इलाके में पंडियाल टनल के खुदाई की जगह पर मिट्टी के भारी तोदे गिरने से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नक्ल हरकत मुतासिर हुई। मिट्टी के तोदों को साफ करने का अमल जारी है। वाज़ेह हो कि स्क्रीन पर तामीराती काम के वक्त टनल निकलने के मकाम मिट्टी के तोदे गिरने की तस्वीर देखी जा सकती है, जिसके बाद ट्रैफिक निजाम बुरी तरह से मुतासिर रहा और जम्मू, उधमपुर, काजीगुंड समेत कई मकामात पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था। फिलहाल दरमानदा छोटी गाड़ियों को जाने की इजाजत है। रामबन से हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, इस वक्त के क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए मुनाजा, जो कल रात को यहाँ जो मिट्टी के तोड़े गिरने से शाहराह बंद हुई थी, तो अब से थोड़ी देर पहले जो है एक तरफा ट्रैफिक के लिए उस शाहराह को बहाल किया गया। ताहम फुल्ली तौर पे अभी हाईवे को रिस्टोर नहीं किया गया है, इससे दो तरफा ट्रैफिक चल सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की और जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो मौजूद है वहां पे, उनकी ये कोशिश थी कि पहले जो कुछ स्टैंडर्ड व्हीकल्स जो उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में फंसे हुए हैं, उनको क्रॉस करवाया जाए। तो उसके लिए सिंगल वे उन्होंने खोला हुआ है और अभी तक मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जहां जो ट्रैफिक स्टक था रात से लेके उसको क्लियर करने की कोशिश करे। ताहम ट्रैफिक पुलिस का कहना यह है कि जब तक कोई ताजा हमारी तरफ से आपके पास इतला नहीं आती है, तब तक आप कोई भी ट्रेवल या जर्नी जो है नेशनल हाईवे पे प्लान ना करें। खुदा न खास्ता कोई अगर इमरजेंसी हो, कुछ हो, उस सूरत हाल में मुगल रोड को लिया जा सकता है। ताहम जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह की मौजूदा सूरत हाल ये है कि बहाली का काम शायद उम्मत से जारी है, ताकि दो तरफा ट्रैफिक के लिए उसको बहाल किया जाए।
और फिलहाल जो दरमांदा गाड़ियां हैं उनको कोशिश की गई है निकालने की वहां से, लेकिन ताहम अब हमारे पास बानिहाल और रामबन, नाशरी और उधमपुर जखीनी एरिया में गाड़ियां रुकी हुई है। तो आवाम से भी यही अपील की जाती है कि फिलहाल जब तक कौमी शाहरा मगरकोट के मकाम पर मुकम्मल बहाल नहीं हो जाती, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी आने तक अपना कोई भी सफर जो जम्मू कश्मीर है उसको फिलहाल मुलतवी रखे। जी मुनाजा। बिलाल, क्या माना जा रहा है कि कितना वक्त लग सकता है अभी भी? अभी तकरीबन जो हमारी बात हुई थी सुबह, जो कहा गया था 10 बजे जब हमने अपडेट लिया था, तो उस वक्त कहा गया था 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो मजीद 1 या 2 घंटे तो हम मान के चलेंगे। तकरीबन बाद दोपहर तक 1 बजे तक तकरीबन कौमी शाहरा हमारे मुकम्मल तौर से तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल हो जाएगी। उसके बाद इंतजामिया की और ट्रैफिक एहलकारों की यही तरजीह होगी कि जो दरमांदा गाड़ियां फंसी हुई है, मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां हैं, उनको क्लियर किया जाए। तो उसके बाद फाइनल तौर पे जो है ट्रैफिक का जो सिलसिला है उसको शुरू किया जाएगा बाज़ाब्ता तौर से। बिल्कुल बिलाल, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना के 42,766 नए मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,206 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 45,254 अफराद शफायाब भी हुए हैं। अब तक 2,99,33,538 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना एक्टिव मामले 4,55,033 है। उत्तराखंड में मुख्तलिफ सियासी मकामात पर कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जियों का नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त नोटिस लिया, जिसके बाद हुकूमत हरकत में आ गई है। उसे सयाहती मकामात के लिए गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत नैनी और मसूरी में आरटीपीसी टेस्ट रिपोर्ट के बगैर दाखिला नहीं मिलेगा। हालांकि होटलों की बुकिंग के लिए पहले स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में गैस मुतासरा बेवा खवातीन अपनी 1,000 रुपया पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हुकूमतें बेवाओं की पेंशन को लेकर सियासत तो कर रही हैं, लेकिन बेवा पेंशन को जारी करने के लिए अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। अप्रैल 2016 में शिवराज सिंह की हुकूमत में उनकी पेंशन को बंद किया गया था। जब बेवा खवातीन अपनी पेंशन को लेकर सड़क पर उतर आई तो उन्हें जारी किया गया, लेकिन कमलनाथ हुकूमत में उनकी पेंशन को एक बार फिर बंद किया गया, जिसको जारी करने का अहकाम वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह गैस सानहा की 36वीं बरसी के मौके पर 3 दिसंबर 2020 को किया गया था, लेकिन वो पेंशन आज तक जारी नहीं हो सकी है। पेंशन को लेकर वज़ीर-ए-आला शिवराज सिंह, गैस राहत वजीर और गैस मुतासरा बेवाओं के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम क्या कुछ कहती हैं, आप भी सुनिए। हमारे गैस पीड़ितों का इलाज और बाकी आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार चलती रहे, इसके प्रयास सरकार कर रही है। अब गैस पीड़ित क्षेत्रों में भी नर्मदा जी का जल घरों में दिया जा रहा है, लेकिन हमारी बहनों की जो 1,000 रुपया जो कल्याणी बहनें थी जिनका सब कुछ लूट गया था, वो पेंशन 2019 में बंद हो गई थी। हमने फिर से चालू करने का फैसला किया। ये उनके साथ न्याय नहीं है। 1,000 रुपया मासिक आजीवन, जब तक भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनको दी जाएगी। और दूसरे, फिर कोई शहर भोपाल ना बने, और इसलिए गैस त्रासदी का एक स्मारक बने जो प्रेरणा दे। फिर मैं ये कहूंगा कि 15 महीने उनके दिव्य ज्ञान कहाँ चले गए थे। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उसी समय ये भोपाल की जो कल्याणी बहनें हैं, जो विधवा बहनें हैं, उनको जो पेंशन दी जाती थी वो रोकी गई थी। ये कमलनाथ जी का ही पाप है जिसको हम धोने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है और हम कमिटेड हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि हम भोपाल की गैस पीड़ित कल्याणी बहनों को 1,000 रुपये पेंशन देंगे। गैस पीड़ित वृद्ध विधवाएं आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक तीर न चलाएं और इस पेंशन के मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां और दोनों पार्टी की सरकारें
गैस पीड़ित विधवाओं की कसूरवार हैं, गुनहगार हैं। इन्हीं के कार्यकाल में पेंशन बंद हुई है। पिछली बार अप्रैल 2016 में पेंशन बंद हुई थी और 20 महीने पेंशन बंद रही। उस समय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान थे, गैस और राहत मंत्री विश्वास सारंग जी थे। आज भी पेंशन को बंद हुए 20 महीने हो गए। ये महिलाएं हर जगह अपनी गुहार लेके पहुंच रही हैं, मगर सब जगह अनसुनी की जा रही है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, शिवराज सिंह हुकूमत दावा कर रही है कि मदद की जाएगी, लेकिन मदद कब तक पहुंचेगी? मुनज़्ज़म बात वही समझने की है कि शिवराज सिंह हुकूमत ने दिग्विजय के जमाने में पेंशन जारी की गई थी, जिसे अप्रैल 2016 में शिवराज हुकूमत ने बंद की, और गैस मुतासरीन बेवा ख़वातीन बार बार के एहतजाज के बाद 20 महीने बाद पेंशन जारी की गई और वो पेंशन चलती रही, जिसे कमलनाथ हुकूमत में बंद किया गया। फिर वज़ीर आला शिवराज सिंह ने 3 दिसंबर 2020 को गैस राजस्थान की बरसी के मौके पर ऐलान किया था और ये कहा था कि ताहयात पेंशन देंगे। ऐलान तो किया गया, लेकिन आज की तारीख तक जो है पेंशन जारी नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उस पर जब प्रोसेस जारी है। तो सवाल ये है कि अगर हुकूमत ने उसके लिए एक बजट मुख्तस किया है 5,000 करोड़ रुपए, तो ये उसको जारी करने में 7 महीने का अर्सा क्यों निकल गया और अभी तक भी जारी नहीं हुई है, और उस पर बजाय पेंशन जारी करने की सियासत की जा रही है। ये पार्टी दूसरी पार्टी को जिम्मेदार करती, कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को कर रही है, लेकिन वो खवातीन जिनका गैस आने में सब कुछ लुट गया और बेवा खातून है, और फिर कोरोना के कहर में अगर उनको 1,000 रुपए मामूली पेंशन भी नहीं दी जा रही है, तो ऐसे में सवाल उठता है वो कहाँ पर जाए और किस दरवाजे पर दस्तक दे। हुकूमत को चाहिए कि सियासत को छोड़कर जो है अमली इक़दाम करे ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। मुनज़्ज़म बिल्कुल मेहताब, की हुकूमत को सिर्फ बातें ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो वो कह रहे हैं वो करके भी दिखाना चाहिए। बेहद शुक्रिया मेहताब आपका। आगे बढ़ते हैं। शुमाली दिल्ली के हिंदूराव इलाके में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 अफराद को दबोच लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। शरपसंदों की फायरिंग में 2 राहगीर हलाक हो गए थे। दरअसल 4 से 5 गुंडों ने एक शख्स को निशाना बनाकर राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 2 अफराद हलाक हुए थे। मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी के एक कदावर लीडर के रिश्तेदार को एनसीबी ने समन जारी किया है। इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में नाम आने के बाद पूछगछ के लिए समन जारी किया गया है। हाल ही में एनसीबी ने सुफरान लकड़वाला के नाम के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था और उसके बाद एसपी के एक कदावर लीडर के रिश्तेदार को एनसीबी ने समन जारी किया है। पूछताछ के लिए इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में नाम आने के बाद ही समन जारी किया गया है। आपको बता दें, हाल ही में एनसीबी ने सुफरान लकड़वाला के नाम के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था। उसके बाद एसपी के एक कदावर लीडर के रिश्तेदार का नाम सामने आया और इसी हवाले से पूछताछ करने के लिए एनसीबी ने समन जारी किया। तो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में एक और नाम सामने आया है। सुफरान लकड़वाला से पूछताछ के बाद, उसकी गिरफ्तारी के बाद ये नाम सामने आया। एसपी के एक कदावर लीडर के रिश्तेदार का नाम सामने आया, जिसके बाद पूछताछ के लिए एनसीबी ने समन जारी किया है। बहुत जल्द इस मामले में पूछताछ होगी और हो सकता है कि और भी कई नाम सामने आ जाए। ड्रग रैकेट के हवाले से मुंबई में काफी अरसे से एनसीबी मुतहरिक है। हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस हवाले से तफसीलात बताएं। देखिए, सुफरान लकड़ावाला ड्रग्स मामले में गोवा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने अबू असलम कासिम आजमी नामक शख्स को सम्मन भेजते हुए आज पूछताछ के लिए बुलाया है। अबू असलम कासिम आजमी जो है समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी के भतीजे हैं और उसे आज गोवा एनसीबी कार्यालय पूछताछ के बुलाया गया है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अबू असलम काजमी को सम्मन भेजे जाने और पूछताछ के लिए बुलाए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि आज उसे गोवा एनसीबी कार्यालय में हाजिर होने कहा गया है। ड्रग तस्करी में उसके शामिल होने के कुछ सुराग जो है जांच के दौरान मिले हैं और इसके चलते आज उसे पूछताछ होगी। एनसीबी के आला अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 जुलाई को मीरा रोड इलाके से गिरफ्तार किए गए हाई प्रोफाइल ड्रग तस्कर सुफरान लकड़ावाला ने अबू असलम कासिम आजमी का नाम लिया। उसने बताया कि अबू असलम भी उसके साथ
ड्रग्स के कारोबार में शामिल है और इसी सुराग के बाद एनसीबी ने अबू असलम को समन भेजा है। अबू असलम इसके पहले भी ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हो चुका है। उसे 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। 40 करोड़ का ड्रग्स जो है उसके पास से बरामद किया गया था। और आपको बता दें कि 8 जुलाई को सुफरान लकड़ावाला को कोकीन ड्रग्स के साथ मीरा रोड से गिरफ्तार किया गया था। और सुफरान लकड़ावाला के बारे में कहा जाता है कि वो बॉलीवुड और मुंबई के कुछ बड़े उद्योगपतियों को ड्रग्स सप्लाई करता है। और सूत्रों के मुताबिक सुफरान लकड़ावाला के तार ड्रग्स कारोबार में दाऊद इब्राहिम के पार्टनर कैलाश राजपूत से भी जुड़ रहे हैं, जिसकी जांच एनसीबी करने में जुटी है। और उसी से पूछताछ में जो है यहाँ पे असलम का नाम जो है वो सामने आया और इसी को देखते हुए आज उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी बिल्कुल, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हो सकता है कि इसमें और भी कई बड़े नाम सामने आए। अमित, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इजहार राय की आज़ादी अब दिल आज़ारी बनती जा रही है। सोशल मीडिया ज़ाती राय का प्लेटफॉर्म है, तो आज इसी प्लेटफॉर्म पर किसी फर्द या फिरके की ऑनलाइन बेइज्जती भी की जा रही है। हर कोई दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर इस मकरू फाल में किसी न किसी हद तक डूबा हुआ है। ऐसी एक प्लेटफॉर्म का बदनुमा चेहरा गुज़िश्ता दिनों सामने आया। सुली डील्स नामी ऑक्शनिंग ऐप पर मुस्लिम खवातीन की मस्खशुदा तस्वीर और मालूमात ऐप पर अपलोड कर दी गई। उन्हें हरासा करने, डराने, धमकाने और उनकी आवाज़ को दबाने की नीयत से ये सब किया गया। अब सुली डील ऐप के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन ऐप के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी। सुली डील के खिलाफ FIR दर्ज। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दर्ज की FIR। नामालूम लोगों के खिलाफ किया गया केस दर्ज। मुस्लिम खवातीन को बदनाम करने की साजिश होगी नाकाम। सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर या दीगर प्लेटफॉर्म से मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें चुराकर होस्टिंग प्लेटफॉर्म गिटहब की मदद से सुली डील नाम का ऐप बनाया गया था, जहां मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें लगाकर उनकी नीलामी की बात कही जा रही थी। इस हवाले से जानकारी तब सामने आई जब ट्विटर पर लोगों ने लिखना शुरू किया। ऐप लोगों से कहता था, फाइंड योर सुली डील ऑफ द डे। इस ऐप में इस्तेमाल की गई मुस्लिम खवातीन की जानकारी ट्विटर से ली गई थी। इसमें 90 खवातीन की तस्वीर, उनके नाम और ट्विटर हैंडल दिए गए थे। इस मामले में एडिटर्स गिल्ड इंडिया ने भी प्रेस नोट जारी करते हुए सख्त लफ्जों में मजम्मत की है। वहीं कौमी खवातीन कमीशन की सदर दिल्ली पुलिस को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की, जबकि कमीशन की जानिब से इस हवाले से ट्वीट भी किया गया। हमने ये नोटिस करा कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है सुली ऐप। उस वेबसाइट के ऊपर मुसलमान लड़कियों को बेचा जा रहा था। उनकी फोटोज को चुराकर एक अलग ही तरीके से, गंदी तरीके से ये कहा जा रहा था कि डील ऑफ द डे कौन सी मुसलमान लड़की चाहिए। ये बहुत ही गलत है और इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और इसीलिए दिल्ली महिला आयोग ने कल दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा कि इस पे अभी तक FIR क्यों नहीं करी है, इसके ऊपर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है, कौन अरेस्ट करा है, इस पे पूरा एक्शन होना चाहिए। और आज बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक FIR दर्ज करी है और इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो भी लोग हैं उन्हें अरेस्ट करके सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है, क्योंकि देश में, इंडिया में ये बर्दाश्त नहीं है। वाज़ेह हो कि सुली डील मुस्लिम खवातीन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक काबिल एतराज लफ्ज है। यही वजह है कि IPC की दफा 354A यानी खवातीन की जिनसी हरासानी के तहत मामला दर्ज किया गया है। देखा जाए तो ये सिर्फ मुस्लिम खवातीन की तौहीन का मामला नहीं है, बल्कि इस अमल से इंसानियत शर्मसार हो रही है। सुली डील ऐप के बनाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो सोशल मीडिया पर मजीद जराइम पेशा अफराद के हौसले बुलंद होने के इम्कानात हैं। साइबर क्राइम पोर्टल पर इस मामले में मिली शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और गिटहब को नोटिस भेजा है और ये पूछा है कि आखिर किस IP एड्रेस से इस तरह की हरकत की गई है। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।